प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो मेरे पास कुंडली आई है ये पाली राजस्थान से आई है। अगर आप मुझसे अपने शहर में मिलना चाहते हैं तो मैं दिल्ली, उसके बाद जयपुर, उसके बाद पुष्कर राजस्थान और पाली राजस्थान, इन 4 जगहों पर आ रहा हूँ। आप मुझसे मिलकर भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात करते हैं, ये एक ऐसी कुंडली है जिसको कैंसर जैसी बीमारी है। अब इसको ये समझने की आवश्यकता होगी कि आखिर हमारी कुंडली में ऐसे ग्रह कैसे बैठ जाते हैं, तब हमें कैंसर से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है। सामान्यतया जब कभी भी जन्म कुंडली के बहुत सारे ग्रह छठे भाव से बैठ जाते हैं या जन्म कुंडली के सप्तम भाव, अष्टम भाव, छठे भाव, तृतीय भाव, पंचमेश का षष्ठे में जाना, इस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं तो व्यक्ति को गहरी बीमारी हो जाती है। विशेषतया मैंने अभी कल परसों के ही कार्यक्रम में बात कही थी आप लोगों से कि चंद्रमा हमारे शरीर के इम्यून के कारक होते हैं और सूर्य देव भी इम्यून में सहायक होते हैं। वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। आप अगर इनकी कुंडली में देखेंगे तो इनका चंद्रमा जो है, जैसे चंद्रमा बैठे हैं मीन राशि के और सूर्य से एकादशवें घर में, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है। लग्न में ही राहु हैं। ये वृश्चिक राशि जो होती है, ये मैंने ही बात कही थी कि ये मूलतः रोग की राशि होती है, क्योंकि अष्टम भाव में इसकी राशि बनी होती है। ये 8वें भाव की राशि है। अब वो लग्न में बन गई तो व्यक्ति को कमर का क्षेत्र या फेफड़े से नीचे का क्षेत्र कई बार बहुत ज़्यादा रोग व्याधि, घाव, फोड़ा, फुंसी आदि से परेशान करता रहता है। तो यहाँ लग्न में ही राहु बैठ गए और उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई। जन्म कुंडली के 6वें भाव में 2 से 3 शुभ ग्रह बैठ गए, गुरु, शुक्र और बुध। ये तीनों शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं और 6वें भाव के अधिपति और लग्नेश होकर के मंगल स्वग्रही बैठे हैं। मंगल यहाँ बैठते तो बड़ा मजा आता, अच्छा हो जाता, पर 6ठे भाव में बैठ गए और वो सप्तम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। सप्तम भाव जो होता है वो अमाशय का होता है। तो अमाशय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र मंगल के साथ बैठ गए, जो रक्त के प्रवाह और रक्त से संबंधित समस्याएं देता है, उसका थक्का बनाता है। गुरु जो हैं वो बुध और शुक्र के साथ बैठे हैं। बुध कौन है? अष्टम भाव के अधिपति और इस कुंडली का सबसे खराब ग्रह। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सबसे कमजोर और सबसे परेशान करने वाले ग्रह बनते हैं बुध देव, जो अष्टम के साथ साथ एकादशवें के अधिपति हैं। इस जातक की कुंडली के लग्न में ही नीच राशि के राहु बैठे हैं। वृश्चिक राशि को राहु देव अपनी नीच राशि मानते हैं, धनु को और मीन को तटस्थ मानते हैं, है ना। वृषभ राशि को वो उच्च का मानते हैं, तुला को मित्र की राशि मानते हैं। लग्न पे शनि और राहु का प्रभाव है। मंगल भी देख रहे हैं, मंगल की दृष्टि 7वीं और 8वीं दृष्टि लग्न पे। तो जरा गौर करिए, तो लग्न के अधिपति लग्न को देख लिए, लग्न पे शनि की दृष्टि, राहु पहले बैठ गए और लग्न पे सूर्य जैसे ग्रह की दृष्टि जो केतु के साथ बैठे हैं। सूर्य कौन है? इस कुंडली के 10वें भाव के अधिपति। इसका अर्थ है कि व्यक्ति जब जब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, जब जब अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, तब तब उसको रोग से प्रताड़ित होना पड़ता है। 10वें भाव के अधिपति सूर्य हैं, अमाशय भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव के अधिपति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब बुध जो होते हैं वो कई बार श्वास नली से संबंधित समस्याएं देने वाले होते हैं, ग्रास नली से संबंधित समस्याएं देने वाले होते हैं, मेरुदंड से संबंधित समस्याएं देने वाले होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के कारण रक्त प्रवाह चंद्रमा से प्रभावित होता है। वो चंद्रमा गुरु से द्विद्वादश संबंध में बैठे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत टेक्निकल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सामान्य विश्लेषण सभी कुंडलियों की तरह आज ये नहीं हो सकता। तो चंद्रमा से गुरु द्विद्वादश, इस वजह से दोनों ग्रह क्रमशः आपस में कमजोर हो गए। इन दोनों में अगर केंद्र का संबंध होता या त्रिकोण का संबंध होता तो सामान्यतः कुंडली को थोड़ी मजबूती मिलती है। गौर करने की बात यह है कि हमारी कुंडली में कमजोर ग्रह जब हो जाते हैं, ग्रह कमजोर बैठ जाते हैं, तो वो फिर किसी भी तरीके से हमें परेशान कर सकते हैं। उनका कोई अब ठेका नहीं है कि वो इसी चीज़ से परेशान करेंगे। आपको वो कुछ भी परेशान कर देते हैं। संतान से, संतति को रोग हो जाए, व्यक्ति स्वयं रुग्ण हो जाए, नौकरी में परेशानी हो, स्वास्थ्य में परेशानी हो, काम न बने, मन विचलित रहे। तो यहाँ पे चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से द्विद्वादश में चले गए। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति के साथ कौन बैठ रहे हैं? जन्म कुंडली के पंचमेश। तो पंचमेश और अष्टमेश के साथ लग्नेश की युति किसके साथ हो रही है? इस कुंडली के मारक ग्रह के साथ। देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव और 12वें भाव के अधिपति होते हैं शुक्रदेव।
अष्टम भाव, सप्तम भाव, 12वां भाव एक साथ तीनों बैठ गए। गुरु पंचमेश होकर के छठे में बैठ गए, ये अलग रोग देता है, पेट से संबंधित समस्या। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति छठे में, ये बुध श्वास नली या कई बार रक्त से संबंधित समस्या, बुध और चंद्रमा द्विद्वादश में है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में इस तरीके की भयंकर बीमारी होती है। मूलतया कैंसर के योग कैसे बने हैं? जन्म कुंडली में सूर्य का केतु के साथ बैठना, लग्न में राहु से बैठना और गुरु शुक्र मंगल बुध का एक साथ छठे भाव में बैठ जाना व्यक्ति को भयंकर बीमारी से पीड़ित करता है। लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में व्यक्ति की कुंडली दशम स्थान के अधिपति लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति काम करना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। लंबी दवाइयाँ चलेंगी, 4 साल 5 साल तक व्यक्ति को लंबी दवाइयों में जाना पड़ता है, उसके बाद चीज़ें ठीक होती हैं। शिव जी की पूजा करिए, आसपास के किसी शिव मंदिर में जाकर के प्रत्येक दिन उस मंदिर का धोना चाहिए। अगर हो सके तो नारायण कवच का पाठ निश्चित रूप से किसी ब्राह्मण के द्वारा या जातक स्वयं अगर कर सकता है तो करा ले। इसके अतिरिक्त जितना इनके हाथ से दान कराया जाए उतना ही उत्तम रहेगा। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, शास्त्र कहता है पूर्व जन्म के किए गए कृत्य ही हमें इस जन्म में आधि व्याधि से पीड़ित रखते हैं। और जन्म कुंडली में चंद्रमा मीन राशि के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि के चंद्रमा है ना, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, तो 2 से 3 दिन में ये जो है वो आ जाएंगे सूर्य के पास। सूर्य जो बैठे हैं वो 11 डिग्री के हैं और केतु जो है वो 29 डिग्री के हैं। तो जरा सोचिएगा, तो सूर्य अभी पूरे 19 दिन इस राशि में रहेंगे, वृष राशि में, और केतु 29 डिग्री 33 कला के हैं। थोड़े ही दिनों में, जब इस जातक का जन्म हुआ था उससे थोड़े ही दिनों के बाद केतु का परिवर्तन मेष राशि में हुआ था। और सोचिए जरा, तो गुरु 4 डिग्री के बैठे हैं, मेष में रहेंगे। शुक्र 18 डिग्री के बैठे हैं, मंगल 20 डिग्री के बैठे, शुक्र जो है वो 20 डिग्री के बैठे हैं, मंगल 18 डिग्री के बैठे हैं और बुध जो है वो 24 डिग्री के बैठे हैं। थोड़े ही दिनों में इन सभी ग्रहों के साथ केतु भी आ जाएंगे। इस वजह से आने वाला जो समय है वो भी व्यक्ति को रोग में लेके जा रहा था। इस कारण से भी कई बार परेशानी बढ़ती है। सूर्य यहीं पे रहने वाले हैं और चंद्रमा इनको तुरंत छू लेने वाले हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष के एकादशी के हैं। और कितने डिग्री के हैं? चंद्रदेव जो है वो 11 डिग्री के हैं। जैसे पार करके 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री के बाद यहाँ पे जैसे आएंगे, तुरंत यहाँ पे अमावस्या दोष लग जाएगा। इस कारण से व्यक्ति को दाम्पत्य में भी परेशानी होती है और रोग व्याधि के कारण कई बार दाम्पत्य भी प्रभावित होता है। हमें सबसे पहले स्वास्थ्य को ठीक करना होगा और नियमित दिनचर्या पे काम करना होगा। सूर्य राहु और केतु के संपर्क में जब आ जाते हैं तो परेशानी देते हैं। यहाँ जन्म शुक्रवार को हुआ है। इस कुंडली के मारक ग्रह, जब वृश्चिक लग्न की कुंडली बनेगी तो मारक ग्रह कौन होगा? प्रधान मारक ग्रह शुक्र बनेंगे। सामान्यतया पापक ग्रह कौन बनेगा? बुधदेव बनेंगे, क्योंकि छठवें के साथ, अष्टम के साथ एकादशवें भाव पापी भाव के भी स्वामी बने हैं। और जरा गौर से देखिए, तो एकादशवें भाव में बैठ करके शनिदेव तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो शनि राहु केतु चतुर्थेश और तृतीयेश कहाँ बैठ गए? एकादशवें में। इस वजह से व्यक्ति को जीवन में कई बार श्वास से संबंधित भी समस्या होती है, फेफड़ों से संबंधित भी समस्या होती है। उसके साथ एकादशवें भाव के अधिपति का अष्टम भाव या छठवें भाव में जाना व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के कारण उसके ऊपर धन व्यय होता है। मैंने इस पे बहुत पहले कार्यक्रम बनाया है। एकादशवें के अधिपति का छठे में जाना दारिद्र दोष लगाता है। धन भाव के अधिपति का छठे में जाना दारिद्र दोष लगाता है। अष्टम भाव के अधिपति का छठवें में जाना भी दारिद्र दोष लगाता है। और ये कहीं ना कहीं आप जरा सोच के देखिए, तो साहस कैसा? तो गुरु शुक्र और बुध, साहस व्यक्ति के पास है क्योंकि मंगल वहीं बैठे हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी अपनी समस्या को भूल करके आगे दूसरों के सुख में शामिल हो जाने वाला है। ऐसी चीज़ें बनती है। शिव जी का अभिषेक, शिव जी के महामंत्र से प्रत्येक दिन शिव जी को स्नान कराया जाए। शहद से, कुशा के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए। कम से कम प्रत्येक दिन इस जातक को कह दिया जाए मंदिर जाया करें, रूटीन ठीक करें। शहद का सेवन, शहद का दान, पुष्प की माला, ओम अहिर्बुधन्याय नमः। क्या बात कही मैंने? इनके चंद्रमा जो बैठे हैं वो उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, जिसके अधिपति देवता अहिर्बुधन्य हैं। तो इनको ओम अहिर्बुधन्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 7-8 हज़ार बार जप ब्राह्मणों के द्वारा करवा देना चाहिए।
इसके साथ साथ पीपल के वृक्ष का जड़ रविवार को थोड़ा सा काट करके, उसके जड़ के पास से थोड़ा सा काट करके और उसको 4 गुना करके, इस उंगली का, तर्जनी उंगली का 4 गुना करके दाहिनी भुजा में रविवार को बांधना चाहिए और पारिजात पुष्प की माला भगवान ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए। वहीं मंदार के पुष्प की माला भोले बाबा को अर्पित करना चाहिए। नदी का जल, जिसमें नर्मदा या गंगा, गोदावरी और आदि जो इतनी हमारी पवित्र नदियां हैं, इनका जल जातक को सबसे पहले स्नान करने के बाद पीना चाहिए। शंख का जल निश्चित रूप से प्रत्येक दिन जातक को सेवन करना चाहिए। घी का सेवन प्रत्येक दिन जातक को आवश्यक रूप से, शुद्ध देशी गाय अगर मिल जाए तो उसका घी जरूर ही सेवन करना चाहिए। प्रत्येक दिन इनके हाथ से एक पुष्प की माला सफेद शिव जी के मंदिर में अर्पित कराई जाए। काले तिल का दान जातक से निश्चित रूप से करवाया जाए। तिलकुट जो मिठाई होती है, तिलकुट आपको पता होगा, बर्फी, खोवे की बर्फी और तिल का बना तिलकुट, अपने घर में काला तिल लेके आइए, उसका तिलकुट बनाइए और स्वयं भगवान को भोग लगा करके किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। वस्त्र काला अर्पित कराइए, भगवान भोलेनाथ को काले रुद्राक्ष की माला और काला वस्त्र उन्हें अर्पित करें, आदि आदि चीजें। पारिजात पुष्प की माला ठाकुर जी को, और जितना ज्यादा दान हो जाए, दानम दुर्गति नाशनम, दान से ही दुर्गतियों का नाश होता है। मैंने क्या बात कही थी? पूर्व जन्म के किए गए कृत्य ही व्यक्ति को आदि व्याधि से पीड़ित रखते हैं। इतनी सारी चीजें मैंने बताई। बाकी अगर करियर देखता हूं तो पिता का करियर वगैरह ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में तो है। वैसे मैं एक बात कह दूं तो शनि और मंगल, अभी मैं थोड़ा रुकूंगा करियर और बाकी पर्सनल चीज़ों पे आके, रोग पे ही लेके आता हूं। शनि और मंगल भी एक दूसरे से 6वें 8वें बैठे हैं, ये भी भीषण रोग देते हैं, है ना, ये भी भीषण रोग देते हैं। तृतीय भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, राहु की दृष्टि चंद्रमा और सूर्य दोनों को प्रभावित कर रही है। इस कारण से कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन परेशान हो रहा है। बाकी करियर में अगर हम 3-4 साल दवाइयां चला देते हैं तो आगे जैसे ही इनकी कुंडली में 2027 के बाद धीरे धीरे बीमारी के ठीक होने का, लेकिन अभी 2030 तक किसी भी स्थिति में हमें बिल्कुल ही निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं। बाकी करियर भाव में शनि मंगल शुक्र केतु बैठे हैं, राहु के साथ सूर्य यहाँ भी बैठे हैं, सूर्य यहाँ भी बैठे हैं, सूर्य यहाँ भी केंद्र में है, गुरु यहाँ भी त्रिकोण में नहीं है, यहाँ भी केंद्र त्रिकोण में नहीं है। इस वजह से थोड़ी सी समस्या जरूर गुरु से बन रही है। यहाँ भी गुरु जो है वो त्रिकोण और केंद्र में नहीं है, यहाँ पे भी गुरु केंद्र और त्रिकोण में नहीं है, यहाँ पे भी गुरु केंद्र और त्रिकोण में नहीं बैठ रहे हैं। हालांकि दशम स्थान या दशमांशा कुंडली के सप्तम भाव को व्यक्ति व्यापार छोटा मोटा निश्चित रूप से कोई कर सकता है, व्यापार के योग बने हुए हैं। साइड बिजनेस का भी योग आपकी कुंडली में बिल्कुल बना हुआ है, व्यापार भी बिल्कुल बना हुआ है। दाम्पत्य का सुख कंफ्यूज होकर के देर से या विलंब से या बीमारी ठीक होने के बाद अगर रखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गेरुआ और लाल। शुभ अंक मैंने 9 कहा, शुभ रंग गेरुआ और लाल कहा है। काले वस्त्रों का दान, रुद्राक्ष वाली बात जो मैंने बताई उसको याद रखना चाहिए। कमल गट्टे की माला भगवान शिव जी पे अर्पित करिए। इतना चीज़। उसके बाद मीन राशि पे 7.5 है और उस पर शनि और राहु सबका प्रभाव है, तो चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो गए। चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव, और चंद्रमा से गुरु द्विद्वादश में, शनि से मंगल द्विद्वादश में या अष्टम छठे का संबंध है। ये सारी स्थितियां, रोग भाव में बहुत सारे ग्रहों का बैठना। रोग को और भी ज़्यादा निकट से समझना चाहते हैं तो आप लोगों को बताऊं, त्रिनसांसा कुंडली देखना चाहिए। त्रिनसांसा कुंडली में राहु और केतु ही सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे भी शनि की दृष्टि लग्न पे, राहु की दृष्टि लग्न पे, और गुरु वहाँ भी केंद्र में नहीं आ रहे हैं। इस वजह से समस्या निश्चित रूप से अभी 6 साल विद्यमान है ना। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आयु के साथ कष्ट हो जाता है और संपत्तिवान व्यक्ति होता है। लग्न पे शनि की दृष्टि व्यक्ति को आयु से, पररोग से भी रखती है। यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है ना, चंद्रमा और राहु, शनि और राहु सबका संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव से है, तो व्यक्ति को अभी बजरंगबली की पूजा, इनके नाम पे महामृत्युंजय आदि का जप आदि आवश्यक रूप से कराया जाए, उससे निश्चित रूप से लाभ होता ही होता है। सूर्य पे राहु केतु चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा पे शनि राहु केतु का प्रभाव। हमें कई बार अपने पितरों के निमित्त भी दान वादी करना चाहिए। पितरों के निमित्त भी दान वगैरह करने से हमारे शरीर की व्याधियां खत्म होती हैं।
अगर बात बन पड़े तो मैं अभी के हिसाब से जब मैं प्रश्न कुंडली बना रहा हूं और जो स्थिति मेरी प्रश्न कुंडली में बन रही है उसके आधार पे रोग स्थिरता के साथ धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जा रहा है, लेकिन चिंता खत्म नहीं है ना। चिंताएं खत्म होते नहीं देख रहा हूं। और एक बात और कह दूं तो घर से दूर जाकर के इलाज कराने पे ज़्यादा काम करेगा, आसपास के किसी डॉक्टर से इलाज कराने का कोई अर्थ नहीं होगा। क्लियर है? मैंने लगभग आपको इतनी सारी चीज़ें, कब तक ठीक होगा 2030 कहा है, अभी रोग में स्थिरता रहेगी, मन अभी रोग पे और इन सभी चीज़ों पे जाएगा। हमें लड़ने की आवश्यकता है, हमें साहस बटोरने की आवश्यकता है, बल देने की आवश्यकता है ना। छोटी मोटी अगर चीज़ है तो उसको भी हमें, अगर आरंभ में है तो उसको हमें अगर टैकल कर लेंगे तो निश्चित रूप से आगे जीवन बड़ा ही उज्जवल है और भविष्य खराब नहीं है। नौकरी में जाने के योग जातक के ज़्यादा अच्छे हैं, प्राइवेट नौकरी का योग बिल्कुल भी नहीं है। अगर सरकारी नौकरी कराई जाए तो कराई जाए, नहीं तो फिर अपना व्यापार कराया जाए, कोई साइड बिजनेस व्यक्ति कर सकता है। नक्षत्र के आधार पर अगर बात कह दूं तो आपको शुक्रवार के दिन कोई भी दान नहीं करना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में न तो दवाइयों का सेवन करना चाहिए और न तो दान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर दान देना हो तो विशाखा, अनुराधा, रोहिणी, मृगशीरा, हस्त, भरणी और अश्विनी, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम है। इसके साथ साथ नवम भाव के अधिपति का पंचम में बैठना पितरों का आशीर्वाद है और व्यक्ति के भाग्य को कमजोरी भी मिल रही है, क्योंकि भाग्य के अधिपति चंद्रमा के ऊपर शनि और राहु सबका प्रभाव है और भाग्य के कारक जन्म कुंडली के 6वें भाव में संघर्ष में जाते दिख रहे हैं। इसके बाद जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति का 6ठे भाव में जाना अष्टमेश और 12वें भाव के अधिपति के साथ व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति के पिता का धन खर्च होता है। इसके साथ साथ जन्म कुंडली के सप्तमेश का 6वें भाव में गुरु, मंगल और शुक्र, बुध के साथ युति में जाना, ये भी कहीं ना कहीं परेशानी का माहौल खड़ा करता है। 12वें भाव के अधिपति का अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठना भी कई बार शारीरिक सुख में कमजोरी देने का काम करता है। जितना उपाय बताया है अगर आप उतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कुछ हद तक, काफी हद तक आपको सहूलियत मिल जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।